हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली कैनो कयाकिंग खिलाड़ी निशा रावत ने थाईलैंड में हुई प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जो है थाईलैंड में जो प्रतियोगिता हुई है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा से शुरू होने वाला जो चंबल एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले को जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इटावा को ये जोड़ेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने उत्तर प्रदेश की कितने सहकारी बैंकों पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए। तो अभी जो है 2 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण चित्र योजना का शुभारंभ किसने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो गुजरात जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला। अगला क्वेश्चन है, पार्ले बिस्किट पिछले कितने सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है। तो पिछले 10 सालों से जो पार्ले बिस्किट है ये जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है ब्रांड बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया। तो अभी जो है अंगोला में ये दुर्लभ हीरा खोजा गया है 170 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शुक्राजमा ज्वालामुखी फटा। तो ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जापान से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता दिलीप कुमार के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड का विमोचन किया गया। तो ये जो पुस्तक ये किसके द्वारा लिखित है। तो फैसल फारूकी ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विभाग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है तो संस्कृति विभाग और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है इसके बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दोस्तों, ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है तो इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो समझौता ज्ञापन है ये देश में सभी संस्थानों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करेगा और जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली का मुख्यालय भी शामिल रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आपसे अगर पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच जो है उत्तर प्रदेश के किस विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो संस्कृति विभाग ने। उद्देश्य क्या है। तो देश के जो विभिन्न संस्थान हैं उनके बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है का मार्ग जो है प्रशस्त करना, ये उसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस संस्थान में पहली बार हाइड्रोसेफलस से ग्रस्त मरीज में प्रोग्राम्ड शंट रोपित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी SGPGI। दोस्तों, जो SGPGI संस्थान है यानी कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, यह है कहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में ये आयुर्विज्ञान संस्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो न्यूरो सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ इन्होंने पहली बार हाइड्रोसेफलस से जो एक बीमारी होती है तो इससे ग्रस्त जो मरीज हैं उनमें जो है प्रोग्राम शंट रोपित किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझेंगे कि जो ये बीमारी है हाइड्रोसेफलस बीमारी, ये बीमारी क्या होती है।
फिर उसके बाद समझेंगे कि जो संट रोपित किया है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये जो बीमारी है तो इसकी वजह से जो मस्तिष्क है उसमें ज़्यादा मात्रा में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है हो जाता है इस बीमारी की वजह से। और इसी बीमारी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोसेफलस कहा जाता है, कि मस्तिष्क में जो है ज़्यादा मात्रा में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उपस्थित हो जाता है। अब दोस्तों ये जो बीमारी है ये जन्म के पहले यानी कि जन्मजात भी हो सकती है किसी व्यक्ति में, और या जन्म के बाद भी हो सकती है। साधारण भाषा में अगर देखा जाए कि ये जो बीमारी है इसके लक्षण क्या होते हैं, तो दोस्तों जो मस्तिष्क है, जो दिमाग होता है वो 24 घंटे में 600 मिलीलीटर पानी बनाता है, लेकिन उनमें से जो पानी है वो केवल 120 या 125 मिलीलीटर दिमाग में रहता है, और बाकी का जो पानी है वो खून के ज़रिए निकल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में दिमाग में बचा रहता है, जिस कारण से कई सारी जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं। तो ये जो समस्या होती है, जब व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या होती है तो उसे दूर करने के लिए ये जो संट है, प्रोग्राम्ड संट जो है, ये प्रयोग की जाती है। ये एक तकनीकी है और इसके माध्यम से जो व्यक्ति के दिमाग में ज़्यादा मात्रा में जो पानी जमा हो जाता है उसे निकाला जाता है। अब अगर देखा जाए कि ये जो प्रोग्राम्ड संट है, संट जो है, तो इससे किस तरह से पानी निकाला जाता है दिमाग का, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक बहुत ही पतला एक ट्यूब होता है जिसे दिमाग के निलय से पेट में जोड़ दिया जाता है। जो दिमाग होता है उससे जो है पेट में उसे जोड़ दिया जाता है, उसी ट्यूब के ज़रिए जो अतिरिक्त पानी होता है उसे पेट में निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि हाइड्रोसेफलस बीमारी क्या होती है, और जो अभी प्रोग्राम्ड संट रोपित किया है तो ये संट क्या है और इसका जो है क्या उपयोग है। दोस्तों अभी जो है एक व्यक्ति हैं 55 वर्षीय प्रमोद, तो उनमें जो है ये संट लगाया गया, और इस संट की ये विशेषता है कि मस्तिष्क में जो पानी की मात्रा है उसे नियंत्रित करने के लिए दोबारा ओपन सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो है इस संट की एक विशेषता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान है SGPGI जो कि लखनऊ में है, तो यहाँ पर जो है न्यूरो सर्जरी के विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रोग्राम्ड संट रोपित किया है, इसे संट का आविष्कार किया है, जिसकी मदद से जो हाइड्रोसेफलस के मरीज हैं उनको जो है इलाज संभव कराया गया। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं मीराबाई चानू की। दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल हैं 2022, देखिए राष्ट्रमंडल खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स एक ही बात है, ठीक, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसमें भारत को पहला जो स्वर्ण पदक दिलाया है वो दिलाया है मीराबाई चानू ने। ठीक, किस स्पर्धा में, तो ध्यान रखेंगे वेट लिफ्टिंग में, ये भारोत्तोलक है। तो दोस्तों इन्होंने कौन से भार वर्ग में, ये भी पूछ लिया जाता है, तो 49 किलोग्राम के भार वर्ग में इन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। दोस्तों मीराबाई चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कुल 200 किलोग्राम का भार उठाया। ठीक, 2 प्रतियोगिताएं हैं इसमें, तो उसमें इन्होंने कुल मिलाकर के 201 किलोग्राम का भार उठाया। अब दोस्तों यहीं आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो विद्या रानी स्वरूपखेबम है, इन्होंने जो है जो राष्ट्रमंडल खेल हैं 2022 के, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। और अभी तक जो है भारत ने कुल राष्ट्रमंडल खेलों में कितने पदक जीत लिए हैं, तो 5 पदक जो है अभी तक भारत ने जीत लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला जो गोल्ड दिलाया वो किसने दिलाया, मीराबाई चानू ने। इसके साथ ही जो महिलाओं की 55 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता हुई वेट लिफ्टिंग की, तो उसमें जो विद्या रानी स्वरूपखेबम है उन्होंने जो है रजत पदक दिलाया है। ठीक, और दोस्तों ये जो 5 पदक जीते गए हैं भारत की ओर से, ये सभी भारोत्तोलन में आते हैं, यानी कि सारे के सारे जो पदक हैं वो वेट लिफ्टिंग में जीते गए हैं। अब बाकी के जो पदक हैं वो किसने जीते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो नाम है गुरुराज पुजारी, इन्होंने दोस्तों वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता। और जो संकेत महादेव सरगर हैं, इन्होंने जो है रजत पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में। और इनसे संबंधित ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं, तो संकेत महादेव सरगर ने जो है पहला मेडल जीता भारत के लिए, रजत पदक। ठीक, तो ये आपको चारों नाम ध्यान रखने हैं यहाँ पर, किसने कौन सा मेडल जीता। 5वां नाम कौन सा है वो आगे आपको यहाँ पर बताएंगे।
तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो भारत के लिए पहला गोल्ड जीता मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय वेट लिफ्टर जेरेमी लालरिनगुना ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2022 के, तो उसमें जो जेरेमी लालरिनगुना है, इन्होंने जो है 67 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया है। पहला गोल्ड किसने जीता? तो वो तो मीराबाई चानू ने जीता। दोस्तों ये जो जेरेमी लालरिनगुना है, इन्होंने जो है 300 किलोग्राम का कुल वजन उठाया और भारत के लिए दूसरा गोल्ड और कुल 5वां ये मेडल था। जेरेमी लालरिनगुना ने पुरुष वेटलिफ्टिंग में 67 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और जो जेरेमी लालरिनगुना है ये स्नैच में 140 किलोग्राम का इन्होंने वजन उठाया और क्लीन एंड जर्क में 160 किलोग्राम का इन्होंने भार उठाया। दोस्तों होता क्या है कि जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता होती है इसमें 2 मॉड्यूल होती है। एक आपकी होती है क्लीन एंड जर्क प्रतियोगिता और एक होती है स्नैच प्रतियोगिता। इसमें अंतर यही होता है कि एक प्रतियोगिता में जो वेट उठाया जाता है, जो वजन उठाया जाता है, वो सीधे तौर से यानी ज़मीन से सीधा ऊपर की ओर उठाया जाता है और एक जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो वेट है उसे आप एक बार में अपने कंधों पर लाएंगे और उसके बाद जो है उसे ऊपर किया जाता है। ठीक, तो ये आप यहाँ पर समझे होंगे। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो कुल 5 मेडल जो है भारत ने जीत लिए हैं। इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने, ठीक है, और 2 गोल्ड किसने जीते हैं? तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप, जेरेमी लालरिनगुना और आपकी मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सावित्री जिंदल। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है सावित्री जिंदल। दोस्तों जो भारत की सावित्री जिंदल हैं ये जो है एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। दरअसल दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है ब्लूमबर्ग के द्वारा, तो एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें जो है जो दुनिया भर के अरबपति हैं उनकी लिस्ट जो है जारी की गई है। तो उसके अनुसार ये बताया गया कि जो सावित्री जिंदल हैं जो कि जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है, ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे, जिंदल ग्रुप की ये चेयरपर्सन है। तो ये जो है एशिया की सबसे अमीर महिला बनी। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था कि जो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं वो भारत की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन ये अभी एक नई रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग के द्वारा, इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इसमें ये बताया गया कि जो सावित्री जिंदल हैं ये जो है भारत की और एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। ठीक, तो इनकी जो संपत्ति है वो कितनी बताई गई है? तो 89.49 हज़ार करोड़ रुपए यानी 11.3 अरब डॉलर इनकी संपत्ति बताई गई है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो चाइना की फैन होंगब, ये जो है दूसरे नंबर पर आई हैं। दोस्तों जो ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट ये जारी की गई है तो उसमें जो ये सावित्री जिंदल हैं वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए यानी दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट में, तो इनकी जो रैंकिंग है वो 164वें नंबर पर आती है। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, यानी पुरुष और महिला दोनों में कौन है, तो गौतम अडानी का नाम आता है। ठीक, और इनकी संपत्ति कितनी है? तो 9,35,000 करोड़ की इनकी जो है संपत्ति है। और जो मुकेश अंबानी है वो गौतम अडानी से काफ़ी पीछे आए हैं और ये जो है इस लिस्ट में 11वें नंबर पर चले गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो गौतम अडानी, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो गौतम अडानी, और अगर पूछा जाए कि भारत और एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है तो सावित्री जिंदल जो है ये एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। दोस्तों सावित्री जिंदल कौन है, इनके बारे में अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा ओम प्रकाश जिंदल का, जो कि जिंदल ग्रुप के फाउंडर थे। तो ये जो है उनकी पत्नी थी और 1970 में इनकी शादी हुई थी ओम प्रकाश जिंदल के साथ। लेकिन 35 साल बाद, शादी के 35 साल बाद जो ओम प्रकाश जिंदल हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई और उसके बाद जो सारा कारोबार है, सारा व्यापार है वो इन्हें ही संभालना पड़ा। ठीक, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो सावित्री जिंदल हैं ये जिंदल ग्रुप के जो फाउंडर थे ओम प्रकाश जिंदल उनकी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है
और कौन सा प्रस्ताव है, तो ये जो प्रस्ताव है वो स्वस्थ पर्यावरण को मानव को अधिकार के रूप में मान्यता देता है। और दोस्तों इसके लिए जो है मतदान किया गया था, तो भारत ने जो है इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। और दोस्तों ये जो प्रस्ताव है इसके अनुसार स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार जो है मानव अधिकार बन गया है। ठीक, यहाँ से सारी बातें ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। और ये जो प्रस्ताव है इसके तहत जो स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण है ये एक मानव अधिकार बन गया है। भारत ने जो है इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 28 जुलाई 2022 को ये प्रस्ताव पारित किया था। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश हैं उनमें से 161 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो अभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। अब दोस्तों ये क्या है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा? तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने इस यात्रा को लेकर के घोषणा की है। दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा है इसके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनको जो है संवैधानिक अधिकारों और कानूनी अधिकार जो है उनको लेकर के जागरूक किया जाएगा और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की गई है। अब ये जो यात्रा है ये किसके द्वारा संचालित की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य महिला आयोग के माध्यम से ये जो यात्रा है ये संचालित की जाएगी। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा नामक गांव से हुई है। यहाँ से ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? तो दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा नामक गाँव से जो है इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर आप इमेज देखिए। तो दोस्तों ये जो इमेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक व्हीकल है, तो इसे जो है इस यात्रा के तौर पर जो है चलाया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा? तो ये जो व्हीकल है यहाँ पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसमें जो महिलाएं हैं उनको जो है इसके माध्यम से जागरूक किया जाएगा। और ये जो व्हीकल है वो गांव-गांव जाएगा जिसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक करेगा। दोस्तों ये जो व्हीकल है इसमें 2 वकील भी रहेंगे, 2 अधिवक्ता भी रहेंगे जो कि जगह जगह पर जब ये व्हीकल रुकेगा तो वहाँ पर लोगों को, जो महिलाएं होंगी उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके लिए उन्हें उपाय बताएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, नियम और जो कानून है उसके बारे में जो है उन्हें अवगत कराएंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप कौन सी योजना है? ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा, ये जो है कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ सरकार से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं गुस्ताव मैककॉन। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो गुस्ताव मैककॉन है ये फ्रांस के एक बल्लेबाज हैं। तो अभी जो है इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें जो है लगातार 2 शतक अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं बनाए। जैसे भारत में अगर देखा जाए कि जो रोहित शर्मा हैं उन्होंने 4 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 शतक लगाए हैं, लेकिन वो लगातार नहीं हैं। यानी कि एक मैच हुआ उसके बाद जो दूसरा लगातार मैच हुआ उसमें भी शतक लगा दिया जाए। तो ऐसा जो इन्होंने कारनामा किया है वो किया है गुस्ताव मैककॉन ने। दोस्तों ये जो गुस्ताव मैककॉन है इन्होंने 27 जुलाई 2022 को एक अपना शतक बनाया था नॉर्वे के खिलाफ 2024 T20 विश्व कप यूरोप क्वालिफायर मैच के दौरान। ठीक है, 53 गेंदों पर इन्होंने 101 रन बनाए और इन्होंने एक अपना शतक लगाया। उसके पहले इन्होंने 25 जुलाई को एक अपना शतक बनाया था स्विट्जरलैंड के खिलाफ, 109 रन इन्होंने बनाए थे। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पर हो गया कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाला जो बल्लेबाज है वो कौन बन गया है? तो गुस्ताव मैककॉन, फ्रांस के ये बल्लेबाज हैं, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक रिकॉर्ड और इनके नाम पर बन गया है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो ये जो है गुस्ताव मैककॉन बन गए हैं जिनकी एज अभी जो है केवल 18 वर्ष है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे दोनों बातें, ठीक है, कि लगातार 2 शतक बनाने वाले खिलाड़ी गुस्ताव मैककॉन और सबसे कम उम्र में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक बनाने वाले खिलाड़ी तो भी आपके गुस्ताव मैककॉन होंगे जिनकी एज है 18 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रणय कुमार वर्मा को। दोस्तों जो प्रणय कुमार वर्मा है ये एक IFS अधिकारी है 1984 बैच के। इन्हें जो है बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों वर्तमान में ये जो है किस पद पर थे? तो वियतनाम में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत थे। जो प्रणय वर्मा हैं ये किसकी जगह लेंगे? तो जो वर्तमान में उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश में विक्रम दोराईस्वामी, उनका ये स्थान लेंगे। अब दोस्तों जो वियतनाम है तो यहाँ पर राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया जाएगा इनकी जगह पर? तो 1994 बैच के जो IFS अधिकारी हैं संदीप आर्य, इन्हें जो है वियतनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ से कि बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो प्रणय कुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूरत में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शुक्रवार को यानी कि 29 जुलाई को जो है सूरत में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। दोस्तों ये जो है जो बुलियन एक्सचेंज है ये देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है और इसे जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ध्यान रखेंगे ये जो एक्सचेंज है ये गुजरात के गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस और टेक सिटी में स्थित है। अब यहाँ पर जो बात है कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है इसके माध्यम से क्या होता है? इसके माध्यम से इंडिया में यानी कि हमारे देश में सोने और चांदी का आयात किया जाता है। ठीक है, तो इसका आयात जो है किया जाएगा सोने और चांदी का। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है ये घरेलू खपत के लिए बुलियन का आयात भी इसी के जरिए किया जाएगा। और दोस्तों ये जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन जो है किया गया है इसके माध्यम से क्या होगा कि जो सोना और चांदी है इसका सही मूल्य निर्धारण भी होगा इसके सहायता से, और जो सोने और चांदी है इसकी क्वालिटी की भी गारंटी जो है इस एक्सचेंज के माध्यम से रहेगी। ठीक, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो बुलियन एक्सचेंज है ये क्या है? तो ये जो है सोने और चांदी का आयात जो है इसके माध्यम से हमारे देश में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 1 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो ऑप्शन बी करेक्ट था, सुनील गावस्कर के नाम पर, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसकी सही जवाब किए। ये रहा आज का क्वेश्चन। बर्मिंघम में चल रही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।